गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? नाइस बच्चों, बड़े दिनों बाद मिलना हो पा रहा है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ हैं और दिलो जान से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना। आप सबको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, कंडीशन चाहे जैसे भी हो, ठीक है, वो एकदम टाइम से ही होगा, है ना। और एग्जाम कब है बच्चों अपना? हाँ जी, फिजिक्स का, यस सर, 2 फरवरी को बच्चों अपना एग्जाम है ना। और अब मैं आपसे ये क्या बोलूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम है और इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने अब तक बहुत हद तक अपनी तैयारी कर भी ली होगी। क्या सही सोच रहा हूं ना मैं? बता दो यार, है ना, बता दो। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि सर मोबाइल के अंदर है तो कैसे सुनेंगे मेरी आवाज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी आवाज डेफिनेटली सुन लूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, क्या है कि अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हमारी चाहत थी कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है, मैंने पूरे साल जो है कंप्लीट एक होलिस्टिक अप्रोच दिया आपको। पूरे सिलेबस को हमने फोकस किया, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, है ना, उस पर हमने बच्चों कंप्लीटली बात की। बट नैरो होकर के जो एक एग्जाम का अपना फंडा होता है ना, एग्जाम की जो प्योर तैयारी होती है, उस पर बच्चों हमने फोकस नहीं किया, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने जो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़े, है ना, जो भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना, अगर उसने चीजों को बढ़िया से किया होगा, रिवाइज किया होगा, देखा होगा, डेफिनेटली उसको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन जो कुछ थोड़े से वीक टाइप के स्टूडेंट हैं, पूरा सम्मान करते हैं मैं ऐसे स्टूडेंट का, है ना, होता है, हम भी अपने टाइम में बहुत वीक थे पढ़ने में, है ना। तो जो थोड़े वीक टाइप के स्टूडेंट हैं, है ना, उनको क्या है कि उस तरीके का जो स्टडी होता है कि थोड़ा पढ़ा दिया हमने और उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है, वो उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बच्चों एक उड़ान देने के लिए, माइंड को स्मूथ बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी एक क्लास है आपके सामने, ठीक है। और अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक देखो, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप भी बच्चों इस चैनल से कनेक्ट रहना है और दिल लगा करके जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पे सिखाऊंगा वो सीखना है बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, ज्यादा लंबी बच्चों बात नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर अपन ज्यादा लंबी बात करते हैं तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो पढ़ाई का जो कंटेंट का काम है वो थोड़ा कम रह जाएगा बच्चों, है ना। चलिए तो बच्चों क्या है कि आपको क्या करना है ना, आपको चीजें बढ़िया से सुननी है, ठीक है। मैं जितनी भी चीजें यहाँ से आपको डिलीवर करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है, एकदम ध्यान से नोट करना है। पहले तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे ना, एक बार वीडियो को पॉज करके उन सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। देखना है कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। और अगर बच्चों पहले से आपको आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और जो नहीं आ रहा होगा बच्चों, उसको आप देखें, है ना, और समझने का प्रयास करें। और साथ साथ बच्चों मैं एक बात और बताऊंगा कि मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे करवाऊंगा आपको, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिर्फ उस क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर करके निकल जाए वहां से। उसके आसपास की जो भी चीजें पॉसिबल होंगी मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। और आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, और जितनी भी देर का अपना एक क्लास है ना, उस क्लास का पूरा कंप्लीट एडवांटेज लेना है बच्चों। ये 1 घंटे की क्लास जो आपके लिए होने वाली है, फुल अपने आप में एक पैकेज होगी जो आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस देके जाएगी, और डेफिनेटली बच्चों आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कवर करेंगे एंड डेफिनेटली आप लोग बच्चों उसका फायदा उठाओगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ना। 4 ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है आपको। पहला ऑप्शन है ए एंड बी होल पर कॉम्प्लीमेंट इक्वल वाई, ए प्लस बी, जिसको हम और पढ़ते हैं लॉजिक गेट के अंदर, आप जान रहे हो, होल पे कॉम्प्लीमेंट इक्वल वाई, एंड सिमिलरली बच्चों ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करें सारे क्वेश्चन को, फिर हम बच्चों आते हैं यहाँ पे, है ना। वेरी गुड, देख लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, है ना। बच्चों क्या है ना, अपनी थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखेंगे, है ना, ज्यादा लंबा एक ही बात को मैं, जैसे मेरी आदत है कि मैं 3-4 बार चीजों को बोलता हूं ताकि सही तरीके से दिमाग में सेट हो, है ना। ये मेरी आदत बन चुकी है, मेरे डीएनए में आ चुका है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो है, अगर मैं एक बार बोल के भी निकल जाऊंगा तो
किन्हीं बच्चों को अगर समझने में या कहीं कोई बात सुनने में परेशानी होती है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करेगा, है ना, और चीजों को समझ लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है। ठीक है, मेरे साथ साथ ध्यान से समझेंगे। बताओ क्या होता है बच्चों नॉर गेट का बूलियन व्यंजक। ए बी सी डी, चार ऑप्शन को देखें आप, है ना, यहाँ पे डॉट है। कौन सा आंसर होगा बच्चों? ये वाला नहीं, ये किसका होगा बच्चों? ये होगा नैंद गेट का। ठीक है, नैंद गेट का। ओके, समझ में आ रहा है ये वाला बच्चों? अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए क्या? यहाँ से इसको हटा दो। हाँ, ये किसका होगा बच्चों? एंड गेट का। ये अरे यार, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, चलो इसको हटा देते हैं। ये किसका है? और गेट का। ठीक है, तो बच्चों नॉर गेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? हम बोल देंगे नॉर गेट का जो इक्वेशन होने वाला है ना भाई, वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक ए और बी होल पे कॉम्प्लीमेंट इक्वल वाई। वेरी गुड बच्चों, बाकी के भी ऑप्शंस देख लेंगे, बाकी जो है वो किसका किसका है ना, आप बताओगे मुझे। बताओ ये किसका है? वेरी नाइस, नैंद का है। ये किसका है? एंड का है। ये किसका है? और का है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस लेना, जिस बच्चों को पहले से ही आ रहा है और जिसको नहीं आ रहा है वो तो इन क्वेश्चन को डेफिनेटली एकदम बढ़िया से मेमोराइज कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है मुझे, है ना। नंबर 2 बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों? यस सर, सोच के बताइए। वेरी नाइस, है ना बच्चों। पहला ऑप्शन है यहाँ पे शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। अगर देखने में कहीं दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को तो कोई बात नहीं बच्चों, है ना। जब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को तो उस वक्त आप देख लिया करो, और जब मैं पढ़ देता हूं तो फिर देखा करो कि वो क्या है ना, तो आप समझ जाएंगे। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बच्चों? विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बाय द वे? जी हाँ बच्चों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऊर्जा का जूल। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है बच्चों, है ना, याद रखें आप। ऊर्जा का मात्रक क्या? ऊर्जा का मात्रक है नहीं। आवेश का देखते हैं, शक्ति का वाट, अश्वशक्ति, किलोवाट, है ना, ये सब। तो बच्चों यहां जो अपना आंसर है ना, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आप याद रखेंगे एम्पियर मात्रक होता है धारा का, विद्युत धारा का, मतलब करंट का। बट आपसे एम्पियर घंटा बोला है ना, तो किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। आवेश का। ठीक है, जैसे देखो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिख के मिटा दूंगा। आप जानते हो कि आई बराबर क्या होता है बच्चों? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, है ना। आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पे एम्पियर है तो एम्पियर का एम्पियर है, और टी का मात्रक सेकेंड नहीं, मिनट, घंटा, बहुत सारे मात्रक होते हैं ना टाइम के। तो यहाँ पे सेकेंड की जगह पे घंटा दिया हुआ है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का मात्रक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। आवेश का मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है एम्पियर घंटा। ठीक है, ओके नाइस बच्चों। यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन नोट कर लें, है ना। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी चीजें या जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको करवा रहा हूं, ठीक है, एक बढ़िया से कॉपी बना लें सेपरेटली। ठीक है, और बढ़िया से मेरी क्लास खत्म हो, मैं जितनी भी चीजें आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरी क्लास खत्म होगी। जैसे मेरी क्लास खत्म होगी ना, तो करना क्या है बच्चों, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है, और साथ साथ जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं एज ए क्वेश्चन, या जिस रूप में भी आप उसको समझो, है ना, वो नोट करना है। मेरी क्लास के बाद वो सारी चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन, या फिर मैं जो इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ये क्वेश्चन दिखता है ना, तो आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। आप मेरे साथ पढ़ो, देखना कि सारे क्वेश्चन इसी में से एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। बच्चों 2-3 पॉइंट यहां से आप और याद रख लेना। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक, है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या है यहाँ पे आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। साथ में एक क्वेश्चन आप और याद रखना बच्चों की किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, अच्छे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किलोवाट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया बिकॉज ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन रहेंगे, आंसर क्या होगा? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नाइस। इस क्वेश्चन के अनुसार एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। राइट, तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है, जिसमें मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया, याद रखना उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तप्त ताप एमीटर क्या मापता है? ठीक है, आपने अल्टरनेटिंग करंट हमसे पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, वेरी गुड।
तो अल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना, इसकी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कैसे डायरेक्ट करंट से डिफरेंट होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। बट अभी मैं उतना ज्यादा रामायण बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की तप्त ताप एमीटर क्या मापता है ना। तो बच्चों आप याद रखो 2 पॉइंट, है ना। जब हमको दिष्ट धारा मापनी हो, डायरेक्ट करंट मापना हो, तो दिष्ट धारा मापने के लिए जो अपने पास डिवाइस होता है, ठीक है, वो होता है ए मीटर, राइट। दिष्ट धारा मापने वाला डिवाइस ए मीटर। बट बच्चों अगर हमको प्रत्यावर्ती धारा मापनी हो, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा मापने वाला जो अपने पास डिवाइस होता है वो होता है हॉट वायर ए मीटर, आई मीन टू से तप्त ताप ए मीटर, ठीक है, तप्त ताप ए मीटर। तो यहाँ पे बच्चों आपको बोल रहे हैं कि तप्त ताप ए मीटर क्या मापता है, आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा मापता है। और आप याद रखना बच्चों यहाँ पे कि तप्त ताप ए मीटर प्रत्यावर्ती धारा मापता तो है, बट प्रत्यावर्ती धारा में वो क्या मापता है, रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना, वर्ग माध्य मूल धारा, ठीक है। अर्थात अगर आप कोई तप्त ताप एमीटर ले रहे हो, है ना, और उसकी रीडिंग है 20 एम्पियर, तो वो 20 एम्पियर क्या है, बेसिकली वो अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा मान है, वो आरएमएस वैल्यू बताएगा, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। वैसे दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बिकॉज मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं एंड यू ऑल आर ऑसम काइंड ऑफ स्टूडेंट, राइट। सो यू विल नॉट सफर हियर। तब ताप एमीटर क्या मापता है, वर्ग माध्य मूल धारा मापता है। तो हियर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। वेरी नाइस बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बात और, आप जैसे जैसे बात हो रही है तो आप चीजों को रिवाइज करते हुए चलना बच्चों। जैसे आपने देखा कि मूल औसत वर्ग या वर्ग माध्य मूल जो भी है एक ही चीज होती है, तप्त ताप एमीटर मापता है। यहाँ पे आप याद रख लोगे कि तप्त ताप एमीटर ये जो मापता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है बच्चों की वर्ग माध्य मूल धारा आई आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो क्या होता है, वो होता है आई नॉट अपॉन √2 या फिर 0.707 आई नॉट। जिन बच्चों को ये पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है साथ साथ आप रिवाइज करते चले बच्चों, ठीक है। नाइस, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन आवेश रहित कण है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण एंड फोटोन, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन 17 या 18 के एग्जाम में पूछा है ना। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको लास्ट में, फोटोन कण और फोटोन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि यार मारे कौन सा, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, अल्फा। क्या अल्फा आवेश रहित है, आवेश रहित चार्जलेस, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। तो अल्फा कण तो बच्चों आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अल्फा कण सबको पता है पॉजिटिव होता है, जान रहे हो ना। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक के सदृश होता है, हीलियम से मिलता है, ठीक है। और अल्फा पे आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितनी भी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप चीजों को देखो बढ़िया से। तो जो बीटा कण क्या होता है, बीटा कण निगेटिव होता है, आप याद रखना, बीटा कण निगेटिव होता है। आप साथ बगल में लिख लेना अगर होगा तो, कहीं दिक्कत है तो। अल्फा कण पॉजिटिव हीलियम के सदृश होता है, इस पे आवेश मैंने बता दिया। बीटा कण ऋणावेशित होता है ना, और ये इलेक्ट्रॉन के सदृश होता है, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। बीटा कण क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। किसी नाभिक, किसी परमाणु से अगर बीटा कण निकल गया तो उसमें एक बीटा कण निकल गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। फोटोन कण और फोटोन, बच्चों फोटोन एक पार्टिकल है, ठीक है। आपने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि फोटोन इज अ पार्टिकल एंड लाइट कंसिस्ट्स ऑफ so many small particles which is known as photon, right। तो फोटोन कण और फोटोन हम मारेंगे क्या, फोटोन कण है तो फोटोन के साथ चले कि सी के साथ चले, ठीक है। हालांकि बच्चों यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है, बट एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन थे, तो किसको हम प्रीफर करेंगे, हम सी को प्रीफर करेंगे, बिकॉज फोटोन क्या है, कण है, तो फोटोन के साथ दिया, कण के साथ दिया हुआ है, तो वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, फोटोन कण। तो चौथे का आंसर हो गया कि इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है, तो आंसर क्या हो गया बच्चा लोग, फोटोन कण, ठीक है। आप एक्स्ट्रा में याद रख लेंगे फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h म्यू, है ना, या फिर hc/λ होता है ना, जी हाँ, h म्यू या फिर hc/λ, ये फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। साथ में आप ये भी जानते हो कि फोटोन का विराम में द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम में द्रव्यमान होता है, बताओ
जीरो। विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान जीरो माना जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात जो मैं बता रहा हूं आपको समझना है ना। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र बी एवं चुंबकीय क्षेत्र बी एवं विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात बी अपॉन ई का मात्रक होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं तो मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। और बच्चों काफी स्ट्रिक्टली इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो मिटाता हूं प्रॉब्लम क्वेश्चन बच्चों, है ना। नाइस। किसी बच्चे को दिक्कत ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं हम। अगर दिक्कत होगी तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करें कि सर हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी मिट नहीं रहा, तो हम उस प्रॉब्लम पे काम करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नाइस। कोई मिटा दो यार आगे इसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही मिटा देता हूँ ना। आप कैसे मिटा पाओगे, आप तो कैसे मिटा पाओगे, है ना। देखो हाँ, चलिए इनफ है। क्वेश्चन 5वां था ना बच्चों। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात होता है। यहाँ पे जो मैं भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा ना, ट्राई टू गेट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट एंड कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड। बच्चों दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो यहां से हम करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग, सॉरी बच्चों क्वेश्चन देखो 20, 30, 40 में कितने करवाता हूं आपको, वीडियो के साइज पे डिपेंड करेगा वो, है ना। लेकिन क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊंगा ना, अगर मैं 20 क्वेश्चन करवा के भी छोड़ रहा हूं तो 20 क्वेश्चन देखने में होंगे, बट उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और जितना भी चीजें मैं कवर करूंगा ना, जितना भी कवरेज आपको दूंगा, वो सारा का सारा कवरेज आपके बोर्ड एग्जाम से होगा। मैं एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट बोलूंगा डेफिनेटली वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से सुनना, ये बात मैंने बता दी आपको। विद्युत चुंबकीय तरंग, हाँ, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप बच्चों याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा कहां से कहां होती है। तो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ई, चुंबकीय क्षेत्र बी, और दोनों का वेक्टर ले लो बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस। तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के अनुदिश, यानी कि इसकी जो दिशा होगी ना, उसी दिशा में किसकी दिशा होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा किसके अनुदिश होती है, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। नाइस बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है ना, चाल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अपन डिफाइन करते हैं। पहले ई है तो ई, फिर बी है तो बी। ठीक है, ई अपॉन बी। ओके बच्चों, तो ये चाल हो गई। और आपको पता है चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पे आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात बी अपॉन ई का मात्रक होगा। आपको पता है कि ई बट्टा बी अगर होता तो मात्रक ई बट्टा बी क्या होता है, चाल। ई बट्टा बी अगर होता तो मात्रक हो जाता मीटर प्रति सेकेंड, होता ना बच्चों, वेरी गुड। बट यहां पे आपसे पूछा है बी अपॉन ई, तो बी अपॉन ई मतलब यहां पलट दिया ना इसने। देखो यही ये अपने सिलेबस में पढ़ना है, बट ये एग्जाम में आया था एक बार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। ई अपॉन बी का मात्रक यदि मीटर पर सेकेंड, तो पलट देने पर यहां भी उल्टा हो जाएगा, सेकेंड प्रति मीटर हो जाएगा ना। तो क्लियर है बच्चों ना, आप समझ सकते हैं। ई अपॉन बी मीटर पर सेकेंड, तो बी अपॉन ई सेकेंड प्रति मीटर। ऑप्शन मिला सेकेंड प्रति मीटर, सेकेंड प्रति मीटर, दैट मींस वी कैन से एज, कहां है सेकेंड प्रति मीटर पर सेकेंड, नो ऐसा तो नहीं है बच्चों। मीटर सेकेंड नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये त्वरण का मात्रक है। सेकेंड प्रति मीटर ये रहा, इसका मतलब ये अपना हो जाएगा आंसर। आ रहा है समझ बच्चों, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज और ये वीडियो, ये पिक्चर्स, ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। बोर मैग्नेट्रॉन का मान बच्चों क्या होता है, बताओ वहां से क्या होता है। हाँ, बोर मैग्नेट्रॉन का मान बच्चों होता है EH अपॉन 4πm, ये होता है ना, EH अपॉन 4πm। ठीक है, EH अपॉन 4πm, हाँ यही होता है बच्चों। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है EH अपॉन 4πm, राइट, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। EH अपॉन 4πm, है ना। चलिए, तो कहा थे बच्चों, EH अपॉन 4πm, या तो इसका आंसर बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है EH अपॉन 4πm। बच्चों याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, EH अपॉन 4πm, ये 4πm ये तो मान हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज और कर लेना, ठीक है।
आपको पता है E का मान हम दे सकते हैं 1.6 10 to power minus 19. H is a Planck constant 6.625 into 10 to power minus 34. 4 पाई का मान जानते हो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to power minus 31, है ना. बच्चों अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो और पुट करने के बाद सॉल्व कर दो ना, तो आप याद रखना कि बोर मैग्नेट्रॉन का ये तो हो गया वेरिएबल वैल्यू फॉर्मूला में, ठीक है. बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्या याद रख सकते हो? तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24. क्लियर है? इसका मात्रक आप जूल प्रति टेस्ला याद रख सकते हो, ठीक है. कल को एग्जाम में आ जाए बोर मैग्नेट्रॉन का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति टेस्ला, ठीक है. चलो, तो ये था बच्चों अपना छठा क्वेश्चन. सातवें पे आते हैं. सातवां क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे है. सेवेंथ क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है, ठीक है. क्या होता है? बताओ 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 बताओ. हाँ, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वेरी गुड, दीर्घपात कोण होता है. चुंबकीय नति नहीं यार, ये नहीं होगा. चुंबकीय दीर्घपात, चुंबकीय आघूर्ण, ये तो पिक्चर से ही बाहर है. तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या होता है? चुंबकीय दीर्घपात या दीर्घपात कोण, है ना बच्चों. वेरी गुड. यहाँ पे आप 3-4 क्वेश्चन और एक बार रिकॉल कर लो. चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? बताओ बताओ यार, सुन रहा हूं मैं. हाँ, वेरी गुड, 90 होता है बच्चों. चुंबकीय है ना, आप बोल देंगे भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0, ठीक है. दो बातें याद रखना, ध्रुव पर नति कोण कितना? 90. विषुवत रेखा पे कितना? 0. यहाँ पे क्या पूछा था हमसे? यहाँ पूछा था चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कितना होता है. तो बीच का कोण क्या होता है, क्या कहलाता है? दीर्घपात कोण कहलाता है. तो यहाँ पे हम चुंबकीय दीर्घपात मार देंगे. बच्चों यहाँ से 7 क्वेश्चन कवर होते हैं. उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस रो में आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके दिमाग में जाके फंस गया होगा वो सारा क्वेश्चन. बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, कौन थे? बताओ. लेंज थे? नहीं नहीं नहीं, लेंज नहीं थे बच्चों, है ना. फेराडे थे? यस, दिल से आवाज आ रही थे, ठीक है. न्यूटन थे? सुना नहीं हमने कभी न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने कुछ बताया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में. फ्लेमिंग? नो. तो सबके दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर. वेरी गुड बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक कौन था? माइकल फेराडे था. तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, है ना. ऑसम. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ठीक है. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? फेराडे थे, है ना. ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? फेराडे ने किया. इस आप याद रखना. ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है. चलिए ठीक है ना, मैं कितना बोलूं, क्वेश्चन में दिखाई देगा आपको, ठीक है. ये 8वां क्वेश्चन हो गया. 9वें पे आ जाते हैं. प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा होती है. अपने पास अगर एक कॉइल हो, ठीक है, और इसका इंडक्टेंस L हो, प्रेरकत्व L हो और इसमें I करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसमें कितनी एनर्जी बच्चों होगी? तो हम बोल देंगे, आपने पढ़ा होगा, इसमें एनर्जी होगी 1/2 LI². जिस बच्चे को नहीं पता है, आई थिंक कि कुछ को नहीं पता होगा ये, तो वो बच्चा इसको कवर करे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 LI². तो देखो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? शून्य बिल्कुल नहीं. सी में आ जाए 1/2 IL². नहीं यार, ऐसा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? आंसर अपना बी, है ना. बी, ओके. तो 1/2 LI², ये अपनी एनर्जी है किसके अंदर? कॉइल के अंदर. जब कॉइल का इंडक्टेंस L हो, करंट I फ्लो हो रही हो, ठीक है. ओके. 9 क्वेश्चन हो गए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है ना. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है. क्या कहलाता है बताओ? हाँ, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर देता है? तो बच्चों इसका आप आंसर याद रखना. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करेगा ना, वो होगा डायनेमो, है ना. डायनेमो, ठीक है. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत. बच्चों क्वेश्चन आसान है, देखो पेपर आसानी सेट होगा, ठीक है. इसलिए ज्यादा उड़ना नहीं है किसी बच्चे को. एडजस्ट होके अभी 10 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए, 10 ही दिन बचे हुए ना यहाँ से, तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, एकदम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है. मेरे वीडियो को बढ़िया से देखना है. एक भी वीडियो कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, पूरा वीडियो देख जाएगा. पता है तो रिवीजन हो जाएगी आपकी. अगर नहीं पता है कुछ क्वेश्चन, तो वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, है ना. आधा पता है, आधा नहीं पता है, तो ठीक है, आधा क्वेश्चन रिवाइज करना, आधा ऐड कर लेना. एवरीथिंग इज अप टू यू, है ना.
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो। तो इसका आंसर आ गया है ना। एक बात आप और याद रख लो, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है बताओ? डायनेमो आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहां से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप सारे बच्चे इन 10 क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। चलते हैं हम लोग अगले सवालों की ओर, है ना, रेडी रहना। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना? वेरी गुड। एक बार फिर से पढ़ लें क्वेश्चंस को, है ना, और देखें कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं, है ना। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, जब F1 एवं F2 फोकस दूरी वाले दो लेंस, ठीक है, स्मॉल d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी। क्लियर है? दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देख लो इसको बढ़िया से। तो यहां बच्चों अपना 4 ऑप्शन है। पहला है F1 प्लस F2 माइनस D F1 F2, और बी में है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 प्लस D, है ना। उसके बाद दिया हुआ है सी में F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, और अगला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोई बच्चा जानता है? हैंड्स अप करो। एनीवन, एनी बच्चा इन माय क्लास जान रहा है? चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों। आप याद रखना एक चीज यहाँ पे कि 2 कंडीशन होगी अपने पास, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, देखो। अगर बच्चों 2 लेंस आपस में कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में कोएक्सियली एक ही एक्सिस पर कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को टच कर रहा हो ना, जैसे एक की फोकस दूरी अगर F1 हो, दूसरे की फोकस दूरी F2 हो, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों का जो समतुल्य फोकस दूरी होगा ना, समतुल्य फोकस दूरी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 1/Fe, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F1 प्लस F2, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे तो यू विल गेट हियर F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2। आपको तो Fe चाहिए ना, तो अपोजिट उल्टा तो चाहिए नहीं, तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां भी घुमा दो, F1 F2 F1 प्लस F2। ये तो बच्चों ये समतुल्य फोकस दूरी का ये फॉर्मूला तब होगा जब 2 लेंस होंगे और दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। यहां बोल रहे हैं कि F1 F2 फोकस दूरी वाले 2 लेंस है और D दूरी पर स्थित है, टच थोड़ी कर रहा है, D दूरी पर स्थित है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये ऑप्शन तो होने वाला है नहीं, और शायद ये ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन में भी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, आप ये याद रखना, है ना। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि डी दूरी पर स्थित है, तब तो ये आंसर हो जाएगा। जब ऐसे हो कि 2 उत्तल लेंस, 2 पतले उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 है ना, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए समाक्षीय स्थित है, तो इनकी समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। लेकिन यहां पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चों मैं एक्स्ट्रा बताऊं, अगर कुछ लगे तो आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब ये जो कंडीशन है ना, गिवन कंडीशन, यहां पे आंसर कैसे देंगे हम लोग, तो यहां पे हम देंगे कुछ इस प्रकार। 2 लेंस है, एक की फोकस दूरी F1 और दूसरे की फोकस दूरी कितनी बच्चों, F2। ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d। तो यहां पे कैसे देंगे, तो यहां आप याद रखना, यहां पे हम देंगे इक्विवेलेंट फोकस लेंथ, जो समतुल्य फोकस दूरी होती है वो होती है 1/F1 प्लस F2 और माइनस D F1 F2। यस सर। बच्चों देखो, अगर पेपर, जो कि पेपर तो टफ सेट होने वाला है नहीं, लेकिन बाय द वे अगर पेपर थोड़ा भी स्टैंडर्ड सेट होता है ना बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल डेफिनेटली, जैसे ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे बेस्ड सवाल बन सकता है, और बनेगा ना तो बहुत से बच्चे छोड़ के आएंगे इसको। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये है समतुल्य फोकस दूरी का एक्सप्रेशन, कब, जब 2 लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियां गिवन हो और दोनों कुछ डिस्टेंस भी हो। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको पता है इन सब का जो एलसीएम होने वाला है वो हो जाएगा F1 F2, है ना, और यहां आ जाएगा F2, ये हो जाएगा F1 माइनस D। पलट दोगे इसको, है ना, तो F1 F2 अपॉन, पलट के देख लो, एडजस्ट करो, दिमाग लगाओ, तो ये नहीं होगा बच्चों, है ना। देखो ये होगा क्या, नहीं यहाँ पे प्लस है बट यहाँ तो माइनस है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। यस सर, ये 1/Fe की वैल्यू है, हमें फोकस चाहिए, पलटना पड़ेगा ना, Fe चाहिए हमें। तो बच्चों कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग F1 F2, जी हाँ, F2 प्लस F1 एक ही बात है, ठीक है, माइनस D, अर्थात अपना जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C।
उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि कौन करता है? ठीक है, कौन से ऐसे सदस्य हैं, कौन से ऐसे इंसान हैं, कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिसने विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दुनिया को पहली बार बताया था? ठीक है, कौन थे? फेराड थे? नो। मैक्सवेल थे? यस। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। आप याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताने वाला जो दुनिया का पहला साइंटिस्ट था वो कौन था? वो मैक्सवेल था। ठीक है, चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी, इसकी दिशा कहां से क्या होती है? वेक्टर ए क्रॉस बी, मैंने बताया आपको इससे थोड़ी देर पहले, है ना। इसका चाल क्या होता है? तो ई बट्टा बी, है ना, एक क्वेश्चन था ना पीछे। जी हाँ, आप उसको रिकॉल करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। ठीक है, देखो बढ़िया से, इसको क्या हो सकता है इसका आंसर? आधे चक्र में देख लेना बच्चों, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। ठीक है, आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए इसका जो माध्य मान या औसत मान होता है ना, वो होता है 0। आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। ठीक है, मान कैसे दोगे आप? माध्य मान होता है तो क्या होता है आपको पता है? प्रत्येक, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए जो इसका औसत मान होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। ठीक है, बट बच्चों यहां पर क्यों होता है, काहे होता है, ये सब बता रखा है हमने आपको। ठीक है, तो आप डेफिनेटली रिवाइज करें। आपसे पूछे आधे चक्र के लिए, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, शून्य तो होगा नहीं, शून्य कब होता है? जब पूरे चक्र के लिए पूछता। बट आपसे आधे, याद रख लो, पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है 0, बट आधे चक्र के लिए पूछा है, तो आधे चक्र के लिए बच्चों अपना आंसर ये हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, वर्गमाल मूल धारा I0 अपॉन √2 या फिर 0.707 I0। आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 2I0 बटे पाई, और जब बच्चों इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको मिल जाता है 0.637 I0। 2 बटे पाई को जब आप सॉल्व कर दोगे तो इतना आ जाएगा, और I0 तो है ही। तो आप ऐसे भी याद रखो, आप ऐसे भी याद रखो। कैसे आएगा एग्जाम में, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी एसी परिपथ, बच्चों एसी परिपथ का मतलब अल्टरनेटिंग करंट परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है, में यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी एवं पीए है, पीटी एवं पीए हो तो शक्ति गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? ऑप्शन देख लें एक बार। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है पीटी अपॉन पीए, पीए अपॉन पीटी, पीटी इंटू पीए, पीए प्लस पीटी। यार हिचकी आ रही है ना? कौन बच्चा मुझे मिस कर रहा है बहुत ज्यादा? मिस तो कर ही रहे होंगे, है ना? मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूं, लेकिन चलिए अपनी मुलाकात हो तो रही है वर्चुअल मोड में। ठीक है, ध्यान से पढ़े बच्चों आप। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि पी एवरेज जो होता है ना, वो होता है पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। डेफिनेटली मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही गजब तरह की इसकी डेरिवेशन थी, अगर आपको याद हो, है ना। पी एवरेज का मतलब माध्य शक्ति या औसत शक्ति, पी आर एम एस का मतलब आभासी शक्ति, वर्गमाद मूल शक्ति, कॉस फाई शक्ति गुणांक होता है, फाई कलांतर। ठीक है, यहां बोला है शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक इस फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार शक्ति गुणांक कॉस फाई जो बन रहा है ना, वो बन रहा है पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस। क्लियर है? देख लो बढ़िया से। अब यहां जो दिया हुआ है इसके अनुसार सेट करते हैं। परिपथ में यथार्थ, यथार्थ मतलब आभासी, आभासी जानते हो, वर्गमाद मूल को आभासी बोलते हैं। तो इसके अनुसार आभासी कौन है? पीए है, तो आभासी कहां गया? आरएमएस, यहां हम पीए लगा देंगे। ठीक है, और यथार्थ मतलब वही औसत को यथार्थ के बोल देंगे, क्योंकि आभासी अगर ये हो गया तो रेस्ट वाला ये हो जाएगा। तो यथार्थ कौन है? पीटी है, तो मैं यहाँ पे पी एवरेज को क्या लिख दूंगा? पीटी। जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे सेट कर दिया।
तो cos फाई जो कि शक्ति गुणांक है कितना हो गया PT अपॉन पी। देखो कहाँ है, हाँ पहले में ये तो PT अपॉन पी जो है ना ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है cos फाई, sin फाई, tan फाई, है ना, इस तरीके से। तो कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक कितना होता है, cos फाई होता है। वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि यदि ध्रुवन कोण थीटा हो तो ब्रूस्टर का नियम होता है sin थीटा, cos थीटा, tan cot थीटा कितना होता है। यदि ध्रुवन कोण थीटा हो तो ब्रूस्टर का नियम होता है tan थीटा बराबर म्यू। ठीक है ना, ठीक है, tan थीटा बराबर म्यू, ये सबको पता है, तो इसका आंसर ये हो गया। 14 क्वेश्चन हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एसआई पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है ना, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर, ना एम्पियर मीटर, ना नहीं एम्पियर मीटर, देख लेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, क्या सोच रहे हैं आप लोग। हाँ हलवा सवाल है ये, बहुत ही हलवा सवाल है, हलवेस्ट बोलेंगे, हलवा भी नहीं बोलेंगे, हलवेस्ट सवाल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर, है ना। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर। अब बच्चों एक बार प्यार से मुझे बाकी के आंसर भी बताओ तो कि जो अदर ऑप्शंस गिवन है वो किनके मात्रक है। एम्पियर पर मीटर बच्चों ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोल रहा मैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। हमने पढ़ाया था चुंबकीय क्षेत्र के अंदर का वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कोई लोह पदार्थ लाने पे आफ्टर सम टाइम वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप रिवाइज किया होगा, अपने आप को मालूम होगा। तो एम्पियर पर मीटर किसका मात्रक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता, एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका है, यस सर, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है, बोला करो वहां से, है ना, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को, एकदम फील लेके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब आराम से पलंग पे फैले हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, देख रहे हैं संतोष सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिक होकर के मोबाइल को या लैपटॉप को जो भी आपके पास है सामने रखो, कॉपी पेन रखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं उसको लिखो, है ना। मेरे आंसर बताने से पहले आंसर आप खुद से लिखो, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा होगा कि जब वीडियो खत्म हो, ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके लिखो कि सर आज के इतने सवालों में से मुझे इतने आते थे पहले से, और मेरा जैसे कि मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं तो सर 20 में से मेरे को 18 क्वेश्चन आते थे, अर्थात मेरे को 20 में से 18 नंबर आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो ऐसा पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक ये हो गया, इसकी बात कर रहे थे ना। हाँ बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है ना, ये मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का। लिखना क्या है, सुनाई दे रहा है आपको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है बच्चों, आप याद रखना, हेनरी पर मीटर मात्रक है चुंबकशीलता का। किसका, चुंबकशीलता का। हेनरी पर मीटर चुंबकशीलता का मात्रक है। तो ये क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो यहां से 15 क्वेश्चन कवर हुए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। इसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करें। और अब दिखाई देगा आपको क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 16। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले 16 को ही देख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद लेंगे सीरीज में फिर से क्वेश्चन दोबारा से। पढ़ो इसको। बच्चों क्वेश्चन है, एक दीर्घतल लेंस की वक्रता त्रिज्या, अगर दिखने में दिक्कत हो तो देख लेना, है ना। आप देख रहे हो कि अपने पास अभी अपने चैनल पे उतनी फैसिलिटी है नहीं, वक्त आएगा जब यहाँ भी फैसिलिटी होगी, है ना। लेकिन वक्त जब भी आए, लेकिन पढ़ाई लिखाई एकदम प्रॉपरली चलनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया से देखो, आप लोग स्टाइल पे नहीं जाएंगे, चीजों को सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दो। एक द्विध्रुव लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है ना। यदि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। देखो बच्चों, कुछ एक सर्टेन पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ मतलब लिमिटेड, एक क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक लिमिटेड रेंज है, जिस रेंज के अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस रेंज से बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ स्पेशल, कुछ निश्चित टाइप है सवालों के, कि हाँ इस तरह के सवाल एग्जाम में पहले आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, ये उसी में से एक टाइप है बच्चों। ठीक है, जैसे से आपको अभी क्लास मिलेगी आपके एग्जाम से पहले यहाँ पे, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ करवा दूं। एग्जाम में आपके 70 आएंगे, 35 करने होंगे आपको,
और बच्चों अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो वो 35 क्वेश्चन क्या पता इसी 100 के अंदर से हो, नहीं 35 तो 30 के अराउंड तो आ ही जाएगा, आपका जबरदस्त काम बन जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स है, और ध्यान से देखना अगर सवाल आता है तो इस टाइप का भी आ सकता है डाटा बदल करके, तो पैटर्न सीख लो कैसे करते हैं। अगर डाटा बदल के आ गया तो कोई बात नहीं, जिसको आता है वो पहले ट्राई करके इसको सॉल्व करेगा और फिर देख लेगा कि क्या आया, है ना। देखो तो फोकस वक्रता त्रिज्या गिवन है, जैसे ये अपना अगर द्विउत्तर लेंस है तो वक्रता त्रिज्या गिवन है, आपको पता है कि ये P1 होता है, ये P2 होता है, ये P1 है, इधर क्या होगा R1 होगा, ये P2 है, इधर क्या होगा R2 होगा। R1 इस तरफ है ना तो क्या कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव, R2 इस तरफ है तो ये कैसा हो जाएगा निगेटिव, है ना। अब देखो R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 कितना गिवन है, R2 गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि R2 नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, फोकस दूरी बतानी है, देखो बच्चों कैसे करेंगे। आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला से कि 1/f जो होता है ना वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हलवा सवाल कह सकते हैं इसको, और ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग ये फॉर्मूला तो आप रिवाइज कर ही रहे होंगे, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस आपका एग्जाम में आपके आ सकता है कि लेंस मेकर सूत्र एक पतले उत्तर लेंस के लिए स्थापित करें, ये वाला फॉर्मूला। वैसे देखो होगा तो मैं ये करवा दूंगा आपको चैनल पे, है ना। चलिए अपवर्तनांक म्यू कितना है 1.5 है, तो यहां लिख दो 1.5। बच्चों 1.5 को हम क्या ले सकते हैं, क्या 3/2 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं यार, तो म्यू को 3/2 लिख दो, है ना। माइनस कितना 1, ठीक है, 1/r1, r1 कितना है बच्चों 10 माइनस 1/r2 कितना है 15, बट कैसे लेना है उसको नेगेटिव साइड के साथ, तो -15, तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे -15 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 15। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है ना। 3/2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 में से 1 गया, आधा बच जाएगा, मतलब 1/2। यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम कितना 30, 10 3 जा 3 और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 15 2, है ना। 1/f 1/2 इंटू बच्चों देख लो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5 अपॉन कितना है 3 2 हो गया बच्चों लोग 5 अपॉन 30, काट दीजिए, है ना। तो अब बोल देंगे कि 5 से जाएगा 6 बार में 5 6 30, पलटी मारो f 1 एकम 1 कोई मतलब है नहीं उसका, और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़िया से देखें क्वेश्चन नंबर 16 है ये, इस तरह का सवाल दिखता है, अगर आपको डाटा बदल करके तो इस तरीके से आप बना देंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह का सवाल तो गलत नहीं करने वाले बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको, वेरी गुड, इसको बढ़िया से पढ़िए। क्या है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर प्रभावी बल 0 हो तो कैपिटल Q पर प्रभावी बल कितना हो 0 हो 0 हो, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान होगा, है ना। तो बच्चों आपसे ना कैपिटल Q और स्मॉल q की रेशियो पूछी हुई है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, फिगर आपका ये रहा, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, दूरी r है तो ये भी r होगा, ये r है तो ये भी r होगा। बेसिकली बच्चों एक वर्ग है ना, सारे एंगल 90 के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी लग रहा है और है भी, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है, तो एक बार खुद से इसको ट्राई करें, देखें कि क्या इसका आंसर आप निकाल के लेके आते हो। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा था, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक से कर रहे होंगे अगर तैयारी, तो ये आपके में भी डाउट में रहा होगा, आपने टिक मार रखा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आप देखना, आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करो, ठीक है। 2018 2017 19 20 16 15, कम से कम मैं सारे बच्चों को ये सजेशन दे रहा हूं अपनी तरफ से
कि रिसेंट एग्जाम से लेकर के अर्थात 2021 से लेकर के 2015 तक, है ना, यहां तक के क्वेश्चन सारे लोग बनाओ बढ़िया से, जितने भी ऑब्जेक्टिव है कवर करो। आपको पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है ना, आप टेंशन नहीं लेना। पीछे जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना, आपको खुद से जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी को करो बार बार 2021 से 15 तक। पीछे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे अगर बाय द वे कि जो इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें रिपीट नहीं हुआ होगा, तो वो मैं यहाँ चैनल पे आपको करवा दूंगा, है ना। आप अपनी तरफ से इतना करना, और आप देखना कि इसमें आपको जो भी डाउट होगा ना, वो डाउट जो आपने टिक मार रखा होगा कि सर मिलेंगे तो पूछेंगे या फिर कैसे करें क्या करें, वो आपको अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। देखना आप, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ पे डाउट आने वाला है। मैं वही क्वेश्चन लूंगा, हर एक क्लास में 4-5 आपका डाउट रखूंगा, ठीक है। ये आपका डाउट ही होगा। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो घर पे बैठ के पढ़ता है, जो समझ रहा है कि उसका एग्जाम होने वाला है और वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन है, डाउट में रहा होगा, है ना, पढ़ दिया है मैंने। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों, यहां बोल रहा है कि क्यू पे परिणामी बल शून्य हो, तो क्यू तो दो जगह पे, कैपिटल क्यू, ये भी है और ये भी है। किसी भी एक जगह पे बच्चों सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करें हम लोग, बट आप देखोगे यहाँ पे कि 2 चार्ज कैपिटल में है, कैपिटल क्यू, और एक चार्ज बच्चों स्मॉल में है, स्मॉल क्यू, है ना। देखिए, सवालों करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, बट वो तरीके आप तब लगा पाओगे ना जब थोड़ी क्लैरिटी हो। क्लैरिटी तो यहाँ पे है ही नहीं। आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स। कोई प्लस चार्ज है और कोई माइनस चार्ज है, तो माइनस वाला खींचना चाहेगा प्लस को अपनी ओर, है ना, और प्लस प्लस के बीच में लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो अभी ये प्लस वाला ये इसको धकेलेगा ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो वो क्लियर नहीं है ना यहाँ पे कि प्लस है कि प्लस है कि माइनस है तो सब प्लस में लग रहा है, कहीं भी माइनस नहीं है। तो डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो एक काम कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन अपोजिट है ना, साइन क्या रहा मतलब एक कैपिटल में है कि स्मॉल में है, तो प्लस माइनस करके मान लो कि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। इस तरीके से आप सोचो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। बताइए, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस मान लो, तो माइनस वाला इस प्लस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि रेपेल करेगा? बताओ, ये जो क्यू है ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसा मान लेता है, आकर्षित करेगा ना। तो इस पे जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, यानी कि ये इस पर जो बल लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, ठीक है। अब इस पर बल ये भी तो लगाएगा। देखो, कैपिटल क्यू पे परिणामी बल शून्य हो तो आप किसी भी एक जगह पे रख के सोच लो, या फिर आप यहां पे सोच लो, इस पे कुल कितना बल लग रहा है, इस पर ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, टोटल बल कितना बोल रहा है? 0। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करवाता हूं बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही काम यहां भी कर सकता था, तो कहीं एक जगह पे करेंगे। तो इस पे ये बल लगा रहा है, इधर की ओर लगाएगा क्योंकि अपोजिट साइड में है तो अट्रैक्ट करेगा। इस पे ये भी लगाएगा, ऑफ कोर्स कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू खींच रहा है। हम ऐसा मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, या फिर यही माइनस होगा तो ये प्लस होगा, दोनों ही कंडीशन में लगेगा तो अट्रैक्शन, तो ऐसे। बट बच्चों यहाँ की कहानी अलग है, ठीक है। ये वाला इसको रेपेल करेगा, मतलब इधर नहीं लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कहने का सेंस कि यहाँ जो फोर्स लगेगा ना वो बाहर की ओर लगेगा भाई, बाहर की ओर लगेगा, वो लगेगा बाहर की ओर। दैट मीन्स कैसे? ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है 1/4